हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 2.2 एक्सरसाइज जो है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो थे वो किए थे और उसके हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड किए थे, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं वो देखा था। और उसके बाद उसके कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था तो आप लोगों ने किया होगा। उसके आगे के क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, तो फिर भी देखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, ये आपके बुक में से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। क्या कहा है कि यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मतलब सर्कल जैसा, ठीक है। तो बना देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। कोई भी सर्कुलर पाथ है, सर्कल जैसा बना देते हैं पाथ और स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। तो इसका ये पूरा स्पोर्ट फील्ड है और ये सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बना सकते हैं। अब क्या कहा, ये वाला पूरा हो गया। अब रमन टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इसमें जो रमन है, ठीक है, रमन जो है वो कितना टाइम लेता है, 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो रमन कितना टाइम लेता है, तो रमन टाइम लेता है आपका 18 मिनट्स। कितना लेता है, 18 मिनट्स। फिर देखते हैं हम, विल अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। मतलब क्या कि उसी सर्कुलर पाथ में वन राउंड कंप्लीट करने के लिए जो अनुप्रिया है वो कितना टाइम लेती है, वो आपका 12 मिनट्स लेती है फॉर द सेम, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एक तो है आपके पास रमन और दूसरा क्या है, अनुप्रिया, ठीक है। क्या कहा है कि दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। क्या कहा कि सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रमन जो है उसको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट, और अनुप्रिया जो है उसको कितना टाइम लगता है, 12 मिनट फॉर कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर देखा कि दोनों क्या कहा है, स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। तीन चीजें, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम, ठीक है। स्टार्ट भी क्या हो रहा है, दोनों एक साथ एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो अगर दोनों मूव करेंगे तो या तो इस तरीके से मूव करेंगे या फिर दोनों इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट इट स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कितने टाइम के बाद में, ठीक है, हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट्स के बाद में वो वापस उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। ये तो है आपका क्वेश्चन कि कौन है, रमन है, अनुप्रिया है। रमन को उस सर्कुलर पाथ में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट वन राउंड कंप्लीट करने में, और अनुप्रिया को कितना लगता है, 12 मिनट। तो कितने टाइम के बाद वो दोनों वापस उसी पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो कि जैसे रमन है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, रमन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो रमन जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेगा, फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट करेगा तो उसको कितना टाइम हो गया होगा, 18 मिनट। सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा तो उसको टोटल टाइम कितना हो गया, 36 मिनट, ठीक है। थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा तो उसको कितना टाइम हो गया, 48 मिनट्स। समझ में आ रही होगी ना, रमन की मैं बात कर रहा हूँ। तो रमन वन राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है, 18 मिनट। तो बोलो टू राउंड सेकेंड टाइम उसी पॉइंट पर कितने टाइम के बाद वो मिलेगा, सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम 36 मिनट हो जाएंगे ना, 180 फिर 80 फिर थर्ड। तो इस तरीके से 48 और सॉरी 54, ठीक है ना, 54 मिनट्स। तो 54 मिनट्स और इस तरीके से ये राउंड करता जाएगा। वही बात अगर हम करें अनुप्रिया की, किसकी बात करें, अनुप्रिया की हम बात कर लेते हैं। तो अनुप्रिया में क्या होगा, तो अनुप्रिया जो है वो फर्स्ट राउंड के लिए कितने मिनट हो गए उसको, 12 मिनट। सेकेंड टाइम फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, 12 मिनट के बाद में वो कहाँ होगी, ये पॉइंट पर होगी, ठीक है। सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगी फिर 12 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, 24 मिनट के बाद में वो इसी पॉइंट पर होगी। और
ठीक है। थर्ड राउंड जो उसने कंप्लीट किया उसके अंदर वो कितना 36 मिनट के बाद में वो उस पॉइंट पर होगी। बोलो दोनों का कॉमन टाइम कौन सा हो रहा है 36। ठीक है, ये जो है वो सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड कितने 36 मिनट पर वो इस पॉइंट पर वापस होता है, और ये जो है वो 12 मिनट पर वापस आ जाती है। तो ये पीछे हो गया ना थोड़ा, और ये आगे होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें दोनों का सेम टाइम, दोनों एक ही उसी पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो दोनों 36 मिनट के बाद में उस पॉइंट पर वापस आ रहे हैं। आंसर आपका 36 ही। ठीक है, लेकिन है क्या, अब ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया क्या हो रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर जो है कि ये जो है वो 12 मिनट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेती है, और ये है वो आपका 18 मिनट में करती है। ठीक है, तो ये जल्दी राउंड कंप्लीट करेगी और ये थोड़ा स्लो होगा, तो फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिल पाएंगे ना, क्योंकि ये 12 मिनट में आपका पूरा उस पॉइंट पर वापस आ जाएगी, और ये जो रमन है वो 12 मिनट में वापस नहीं आएगा, वो 18 मिनट्स में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टाइम 12 और 18 से तो ज्यादा होगा, 12 और 18 से तो ज्यादा टाइम लगेगा, और वो जो ज्यादा टाइम लगेगा वो होगा उनका एलसीएम। ऐसा नंबर आप डिसाइड कर दो जिसको ये दोनों जो 12 और 18 है वो डिवाइड कर दे, तो वही आपका क्या बन जाएगा, वो टाइम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर वैसे 36 आया, तो यहाँ पर कहेंगे रिक्वायर्ड, सीधा मैं कहने वाला हूँ रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 प्लस रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, और 12 एंड मिनट 12 एंड 18 मिनट्स, बस काम खत्म हो गया। अब इसको कैसे करें सॉल्व, तो करते हैं सॉल्व। तो 12 और 18 का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 12, ठीक है, 2 टाइम ये हो गया आपका 6, फिर 2 टाइम 3 एंड 3 1 हो गया। तो आपके पास 12 के जो फैक्टर आए वो आ गए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, एंड 18 के जो फैक्टर आएंगे वो भी हम लिख लेते हैं। चलो 18 का भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यस, तो 12 के जो फैक्टर्स आ गए हैं वो आ गए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 18 के कर लेते हैं 18, तो आपका हो गया 2 टाइम 2 से हो गया 9, 3 1। तो इस तरीके से आपका हो गया। तो 18 के जो फैक्टर आए हैं वो आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, देन रिक्वायर्ड या फिर ये कह देते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम में क्या लिखते हैं, जो कॉमन आता है वो लिखते हैं। चलो 2 कॉमन आ रहा है और 3 भी क्या आ रहा है कॉमन। अब पावर कौन सी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर बताओ 2 है, और 3 की ग्रेटेस्ट पावर भी 2 है। ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 9, तो 4 मल्टीप्लाई 9 हो गया 36, तो ये आपका हो गया 36 मिनट। तो रिक्वायर्ड टाइम जो है, रिक्वायर्ड टाइम इस क्वेश्चन में जो है वो आपका हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट्स के बाद में वो दोनों वापस क्या होंगे, उसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. If equal number of participants of same subject are sitting each room, then find least number of list मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट, जितना छोटा से जो कम, लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम मतलब आपको कम से कम, ठीक है, ये कह सकते हैं आपको
मिनिमम जिसको कह सकते हैं, तो मिनिमम कितने रूम की जरूरत पड़ेगी उनको इस तरीके से अरेंज करने की, इस तरीके से उस पार्टिसिपेंट को बिठाने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो क्या, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं इसीलिए इनको हम अलग से देख रहे हैं। इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहले लिख देता हूँ given that number of participants is number of in ठीक है, number of participants in हिंदी is equal to, हिंदी में कितने हैं, हिंदी में है आपके 60, फिर है आपके पास में इंग्लिश, इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हैं 84, ठीक है, और फिर है आपके पास मैथमेटिक्स, ठीक है। गिवन इज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी 60, इंग्लिश या आपका 84, मैथमेटिक्स में कितने हैं 108, मैथमेटिक्स में कितने हैं 108। पहले एक बार क्वेश्चन को अपन लिख देते हैं अच्छे से। इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग ईच रूम, ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग ईच रूम, यहां पर एक बात है कि और फाइंड क्या करना है, द लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, ठीक है। तो मैं आपको जनरल एग्जांपल आपको बता देता हूं कि आपके पास में क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी के कुछ पार्टिसिपेंट हैं, हिंदी के जो टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के कुछ हैं और तीसरा कौन है, मैथ्स के कुछ हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 तरीके के लोग हैं आपके पास, हिंदी के कुछ स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के, और थर्ड है आपके मैथ्स के। इन पार्टिसिपेंट्स को आपको रूम्स में अरेंज करना है, रूम में बिठाना है, ठीक है। इनमें इनके लिए रूम अलॉट करना है कि इसके अंदर आप हिंदी के कितने बिठाओगे, इंग्लिश के कितने बिठाओगे और मैथ्स के कितने बिठाओगे। जैसे मैंने फर्स्ट रूम ये ले लिया, चलो एक रूम है, तो एक रूम की जो पोजीशन है उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो उस रूम के अंदर आप हिंदी के कितने बिठाओगे, इंग्लिश के कितने और मैथ्स के कितने, ये बात आ रही है, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि जैसे ही आपके पास एक रूम है कि इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट, मतलब हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ्स के इक्वल पार्टिसिपेंट्स आर सिटिंग इन ईच रूम, मतलब आपको फर्स्ट रूम के अंदर हिंदी के आप जितने पार्टिसिपेंट बिठाओगे, सीट करवाओगे, इंग्लिश के जो जितने सीट करवाओगे और मैथ्स के जितने करवाओगे, ये तीनों सेम ही होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर आप हिंदी के 5 करवा देते हो तो इंग्लिश के भी 5 और मैथ्स के भी 5 ही करवाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहते हैं उसके बाद कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रूम क्या लगे आपको, मिनिमम लगे, कम से कम रूम कितने आप लोगे जिससे इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ्स के तीनों के सेम हो और उसके अकॉर्डिंग हम उनको रूम्स में अरेंज कर पाए। और रूम्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। तो ऐसा हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आ रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों बातें आ रही है इसमें। पहला ये कि आप जो भी रूम है उस रूम के अंदर इक्वल पार्टिसिपेंट बिठाओगे, ठीक है, कि हिंदी के जितने, इंग्लिश के जितने और मैथ्स के जितने, इस तरीके से। तो आप ये चाहोगे कि इस रूम के अंदर, रूम मिनिमम चाहिए ना, तो जितने भी रूम है सबके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट बिठा पाओ, ठीक है। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट विल बी सिट इन अ रूम, ठीक है। एक रूम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा बिठाने पड़ेंगे, मैक्सिमम को सीट करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम में भी आपको क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ्स के सेम भी होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात होगी ना। जैसे अगर मैं आपको कह देता किसी क्वेश्चन में जैसे हिंदी के 60 हैं, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 108, और मैं कहता कि इसकी जगह पर हिंदी के 20 हैं, इंग्लिश के भी 20 और मैथ्स के 20 हैं, तो बताओ इसके लिए कितने रूम चाहिए। तो पहला क्या कि आप एक रूम के अंदर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के सेम पार्टिसिपेंट सेम नंबर में आप सीट करवा सकते हो। तो 20 20 और 20 बता दे, तीनों ही 20 20, तो एक ही रूम में काम हो जाता ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा
नहीं हो रहा है। मतलब 20 20 और 20 के लिए ये जो बात आ रही है कि इसमें कितने होंगे पर सब्जेक्ट, कितने पार्टिसिपेंट आप बिठाओगे, तो वो हो जाएगा उनका HCF मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ग्रेटेस्ट। तो नीचे से क्या करना है, ऊपर, याद आ रहा है? कुछ इस तरीके से प्रोसेस हमने बनाया था, इस तरीके से बताया था। ये वाली चीज हमने करी थी। जब हम नीचे से देखते हैं तो हम ज्यादा को लेने की कोशिश करते हैं और वो बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि अगर आपको एक रूम में कितना शिफ्ट करवाना है ये पता करना है, तो हमको ये पता करना होगा कि वो ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इसको इसको और इसको तीनों को डिवाइड करता है। वो पार्ट इन तीनों का कॉमन हो गया और उतने पार्टिसिपेंट आप जितने भी रूम है सबके अंदर शिफ्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो बात यही है आपकी। तो यहाँ पर हमको पहले तो ये कंफर्म करना होगा कि एक रूम में आप कितने बिठाओगे, ठीक है। तो एक रूम की हम बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे। तो चलो ठीक है, एक रूम के अंदर कितने करेंगे, तो ऐसा नंबर डिसाइड करेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, 60, 108, 60, 84 एंड 108। तो हम क्या करेंगे, इनका HCF, और ये क्या होगा, तो एक रूम के अंदर आप कितने पार्टिसिपेंट बिठाओगे, एक रूम के अंदर मैक्सिमम कितने बिठा सकते हैं, तो वो बात आएगी। तो हम करेंगे एक रूम के अंदर कितने, तो हम कहेंगे पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स can sit in a room is equal to क्या हो जाएगा, HCF is equal to HCF of 60, 84 and 108, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा इसका HCF के लिए, तो इसका HCF करने के लिए हम फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर कर लेता हूं मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ। तो फैक्टर, इसके बाद फैक्टर करना है, तो ये हो जाएगा 60 के फैक्टर करें तो 2, 30, 2, 15, 3, 5 एंड 5, 1, ठीक है। तो ये 60 के फैक्टर हो गए। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं हम किसके, 84 के करें, तो ये हो गया 2, 4, 2, फिर 2, 2, 1, 3, 7 एंड 7, 1। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं हम किसके, 108, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो आपके पास हो गया 2, 5, 4, 2, 2, 7, 3, 9, 3, 3, ये फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 के जो फैक्टर आए वो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर नेक्स्ट 84 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो इन्हें हो गया आपके 2 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 108 के जो फैक्टर है वो हो गया आपके 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब। और इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो HCF फाइंड कर लें, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108, ये क्या हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, HCF के लिए कॉमन देखते हैं, 2, 2 एंड 2 है ना, 2 लिख लो। और क्या कॉमन है, 3, 3, 3, 3 आ रहा है, तीनों में कॉमन 3 आ रहा है। और कुछ कॉमन है क्या तीनों में, नहीं है। बस अब इनकी पावर क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे तो 2 ही है ना, 2 आ जाएगी। और इसमें स्मॉलेस्ट पावर हो गई कौन सी, 1। तो ये आपका आ गया 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 12, ये आ गया HCF। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है। चलो एक काम करना, इसको यहाँ नहीं लिखना, इसको आपको किसके बाद लिखना है, तो इसको आपको जब ये पहले ये आप फैक्टर कर लेना, ये कर लेना, इन तीनों का क्या फाइंड कर लोगे, HCF, और उसके बाद में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद में ये लिखना है और इसमें देखें तो हमको HCF क्या मिला, HCF हमको मिल गया 12, क्या मिल गया, 12 जो था वो मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि ये तो हो गया कि आप एक रूम में कितना सेट करवाओगे, 12, और 12 में क्या होगा, तो 12 में आपके पास में 4 तो होंगे हिंदी की,
और 4 होंगे इंग्लिश के और 4 होंगे मैथमेटिक्स के। इस तरीके से ही सेट करवाना पड़ेगा, तब जाके वो सही से अरेंज हो पाएगा। तो अब आगे बात करते हैं कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स। ठीक है, तो हमको चाहिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम। ठीक है, यहां पर कर लेता हूं लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम। ठीक है, लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम। इसकी बात करते हैं। तो अब देखो क्या कि यहां पर कितने रूम होंगे ये पता करना है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। तो मैंने देखा टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं 60, 84 प्लस 108। ठीक है ना, 60 किसके, हिंदी के, 84 इंग्लिश एंड 108 मैथमेटिक्स। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हो गए 60 प्लस 84 प्लस 108। ठीक है, अब देखो क्या कि टोटल इतना है, एक में 12 है, एक रूम में कितने 12 है, तो कितने रूम चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे ना। ठीक है, जैसे मेरे पास कितने रुपीस हैं 100 रुपीस है, और 1 रुपीस का मेरे पास 100 रुपीस है और 100 रुपीस है पर पेन। 1 पेन का जो प्राइस है वो 5 रुपीस है, तो पेन कितने आएंगे तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, या फिर यूं कहूं कि मेरे पास में 100 पेन्स हैं। ठीक है, मेरे पास में 100 पेन्स हैं, उसमें 5-5 के क्या कर रहा हूं मैं ग्रुप बना रहा हूं। 5 जो पेन्स है उनके क्या बना रहा हूं ग्रुप। तो कितने ग्रुप बनेंगे तो 20 पेन 20 ग्रुप बन जाएंगे। तो इस तरीके से तो यहाँ पर जो है आपके पास टोटल है 60 प्लस 84 प्लस 108, उसमें कितने 12 इस तरीके से। तो 12 से क्या कर लो आप डिवाइड कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये कर लेते हैं 60 डायरेक्टली डिवाइड कर लेता हूँ। 60 डिवाइड बाय 12, 60 डिवाइड बाय 12 5 प्लस 84 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 108 9, तो ये हो गया 16 प्लस तो 21 आंसर हो जाएगा 21 रूम्स। ठीक है, एक में अगर 12 करोगे तो कितने 21 रूम्स में ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे, और साथ में पर ईच रूम ये जो कहा ना इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग ईच रूम, मतलब एक रूम के अंदर हिंदी के कितने होंगे तो 4 होंगे। ठीक है, इंग्लिश के कितने 4, और इस तरीके से तो 12 रूम्स के अंदर कितने हो जाएंगे। देखो एक फर्स्ट रूम के अंदर 4 है, तो 12 रूम्स के टोटल कितने रूम है 21 रूम। तो 21 रूम्स के अंदर कितने हो जाएंगे बोलो, तो 21 मल्टीप्लाई 4 करें, एक के अंदर हिंदी के कितने, एक के अंदर हिंदी के कितने हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका 21 रूम्स, ये आपके आंसर हो जाएगा। 21 रूम्स के अंदर 12 इस तरीके से अरेंज करेंगे तो हर एक रूम में आपकी ये जो कंडीशन है वो फॉलो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, कुछ ही क्वेश्चन है, हो सके तो आप याद भी रख लो तो भी चलेगा। कि सबसे पहले हिंदी इंग्लिश में और मैथ्स के दे रखे हैं, ऐसे निकालोगे तो ये क्या बताएगा ईच नंबर ईच रूम, एक रूम के अंदर कितने पार्टिसिपेंट आएंगे, और फिर उसके बाद में आपका जो है ये इस लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स क्या बताएगा कि टोटल करो और एक में कितना है उससे डिवाइड कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हमने आज देख लिया एक्सरसाइज 2.2, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका रेशनल एंड इरेशनल
रेशनल नंबर का। ये पॉइंट हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिसके बारे में आपको पता है। ठीक है, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो रेशनल नंबर दैट नंबर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q ठीक है, क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और साथ में एक और कंडीशन भी होती है इसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, p and q आर को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर p and q आर को-प्राइम। को-प्राइम किसको कहते हैं? कि ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, जिनका HCF 1 है, यूं कह सकता हूं ऐसे दो इंटीजर या ऐसे दो एनी टू नंबर देयर HCF इक्वल टू 1 देन दे आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये वाली बात है। और जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपके √2, √3, √5, ठीक है, बहुत डिटेल से बात करने वाले इसके अंदर। ये सारे क्या है आपके? इरेशनल है। पाई भी आपका किसमें आता है? इरेशनल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। पाई नॉट इक्वल टू 22 इक्वल टू 22/7 और इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये ध्यान रखो कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो वो आपने पढ़ रखे हैं। p by q की फॉर्म होनी चाहिए, p and q इंटीजर होते हैं, एंड p और q जो है वो कैसे बनते हैं? को-प्राइम नंबर। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा 12/14, क्या लिखा? 12/14। अब 12/14 में ये इंटीजर p by q फॉर्म है, वैसे ये प्राइम नंबर रेशनल नंबर। ठीक है, दिस इज रेशनल नंबर, बट इसकी रियल फॉर्म जो है वो कैसी बनेगी? तो इसको कैंसिल कर दो। तो इसका देखो, इसको लिखेंगे 6 × 2 और इसको लिखेंगे 7 × 2 कैंसिल। तो देन आपका जो रियल आया वो ये वाला फॉर्मेट है आपका p by q where 6 and 7 का जो HCF वो क्या होगा? 1। 6 and 7 आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर के में काउंट होगा। अदरवाइज p by q फॉर्म नहीं बनती है, उनको हम कहते हैं इरेशनल फॉर्म, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट में हम इसको प्रूव करेंगे। इसके बारे में तो डिटेल आप लोग पढ़ ही चुके हो, 8, 9 सारी क्लास में पढ़ी है, लेकिन इरेशनल नंबर के बारे में जो है वो डिटेल अब पढ़ेंगे हम कि इरेशनल नंबर है ये आप प्रूव करके बताओ। √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, मुझे प्रूव करके बताओ। √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, प्रूव करके बताओ। √5, √7, तो इस तरीके से जो है ये इरेशनल नंबर है, इनको प्रूव करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर आपका यही है कि हमको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर। टॉपिक का नाम क्या है? प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। प्रूव दैट इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स आपको दे रखे हैं इनके इरेशनल होने की जो कंडीशन है वो आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।